हेलो। हेलो। साउंड जा रहा है? नमस्कार भाई, सभी लोगों को एक बार इधर स्क्रीन पे लगा दो। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। काफी लोग क्लास में लाइव आ चुके हैं। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो ये बताइए, कई दिन बाद आप लोगों की क्लास हो रही है आज, है ना? तो कमेंट करिए और सुनाइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। अर्पित कहाँ है? वो मैसेज किसने किया कि 2 नंबर स्टूडियो में आ जाओ, क्लास का टाइम हो गया? कमेंट ही लगा दे स्क्रीन पे, अजीब सा लग रहा है। कई दिन बाद क्लास हो रही है आप लोगों की आज। तो पहले तो ये बताइए कि कितना पढ़ा दिया था मैंने। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। राजू गेट लगा दे और चाय लिया बढ़िया सी। और क्या? हाँ जी। ये बताओ क्या कराया था मैंने, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्या हुआ बताओ। हाँ जी। म्यांमार जो मैंने हेडिंग डलवाया था उसमें कितना करा दिया था? सिडवे पोर्ट करा दिया ना? चलो, आज के सेशन में श्रीलंका की तरफ घुमाते हैं आप लोगों को। एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और वहीं पर एक और, अगर आप लोगों ने आइलैंड का नाम सुना हो, आइलैंड का नाम है कच्चा थीवू आइलैंड। जो कच्चा थीवू आइलैंड है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या मैटर चल रहा है इसके ऊपर। ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में करेंगे। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए। उससे पहले बांग्लादेश पढ़ते हैं। हेडिंग डालो जल्दी से, बांग्लादेश। बहुत ध्यान से सुनना समझना है जो मैं बताना चाह रहा हूं। बांग्लादेश। ओके। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अच्छे से पता होगा। पूरी कहानी समझ लेते हैं। जब हम इंडिया के मैप पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था जिसका नाम बंगाल था। और बंगाल अपने आप में एक इतनी बड़ी यूनिटी थी कि पूरे भारत में कहीं भी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देना होता था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। तो यहीं से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं से भेजा जाता था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। अंग्रेजों ने देखा कि अगर 1857 जैसी क्रांति को, ध्यान से समझना, अंग्रेजों ने देखा कि 1857 जैसी क्रांति को, ध्यान से समझना, अगर दोबारा होने से रोकना है तो इस यूनिटी को खत्म करना होगा। और इस यूनिटी को खत्म करने के लिए ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया था 1905 में, 2 भागों में। एक तो था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल। और ये विभाजन इतनी चालाकी से किया कि ईस्ट बंगाल वाले भाग में तो मुस्लिम ज्यादा थे, जबकि वेस्ट बंगाल वाले भाग में कौन ज्यादा थे? हिंदू ज्यादा थे। यानी हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन किया गया। कब? 1905 में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ध्यान से समझना, 1905 में जब ज्यादा विरोध किया गया तो 1905 में इसको रद्द कर दिया गया। आगे बात समझ में? इसको क्या कर दिया गया? जो पार्टीशन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या होता है भाई साहब? 1947 में पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया का, यानी कि भारत का विभाजन हुआ। और जो भारत का विभाजन हुआ उसमें शर्त यह रखी गई कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ना, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, वो क्षेत्र तो हो जाएगा पाकिस्तान का। और जहां पर हिंदू ज्यादा है, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वो हो जाएगा किसका?
वो हो जाएगा इंडिया का। ये कहा गया किस में? 1947 के लॉ ऑफ पार्टीशन में, विभाजन के नियम में। तो इस लिहाज से जब देखा गया तो पता चला कि ईस्ट बंगाल में तो मुस्लिम ज्यादा थे, तो ये क्षेत्र चला गया किसके पास? पाकिस्तान के पास। और इसको कहा गया फिर क्या? आंसर होगा आपका ईस्ट पाकिस्तान। बात समझ आ रही है? यानी 1905 में जो ईस्ट बंगाल था, 1947 में वो क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान बन गया। अब कंडीशन ये थी कि यहां पर ईस्ट पाकिस्तान और यहां पर पाकिस्तान, अब ये अपना शासन कैसे चलाएंगे? तो ये कहने लगे जी बीच भारत में होकर हमें रास्ता दे दो। भारतीयों ने मना कर दिया, दिमाग खराब है, कितने भारत के टुकड़े करेंगे भाई हम, अखंड भारत है, ज्यादा ही तुम्हें दिक्कत थी, तुम्हारा विभाजन कर दिया, अब भारत का विभाजन हम नहीं कर सकते, शासन चलाना है, पानी में होके जाओ इधर से। धीरे धीरे करके यहां के जो लोग थे ये विद्रोही हो गए। पाकिस्तान को लगा हमने विद्रोही कर दिया इनको, युद्ध छिड़ गया भारत और पाकिस्तान का 1971 में। पाक इंडिया वॉर हुआ और इस वॉर का ही रिजल्ट निकला कि जो ईस्ट पाकिस्तान था इसको बना दिया गया बांग्लादेश। तो फाइनली बांग्लादेश बना कब है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश बना है 1971 में। बात समझ में आ रही है? बांग्लादेश कब बना है? 1971 में बना है। तो इस बांग्लादेश के बारे में जो मैंने समझाया इसको मैं एज अ नोट्स लिख देता हूं कि बांग्लादेश के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। अब तक जो मैंने कहानी बताई इसके बारे में हम इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि 1905 से लेकर के 11 तक ये क्या कहलाता था? ईस्ट बंगाल। ठीक है। 1947 से लेकर के 1971 तक क्या कहलाया? ये ईस्ट पाकिस्तान था हमारा ही। और 1971 में फिर क्या बन गया? ये बांग्लादेश। ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, आपका आंसर क्या होगा? 1900, है ना, कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1971 में हुई। यहां तक पूरी बात क्लियर है? अगले मुद्दे पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? एक बार मैप बना लेते हैं इसका, बांग्लादेश का। देखो ध्यान से, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका पश्चिम बंगाल। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा बांग्लादेश की, तो ये है बांग्लादेश। और हमारे इंडियन स्टेट कौन कौन से हो गए इधर? ये हो गया पश्चिम बंगाल, बोलो हाँ या ना। ये पूरा का पूरा यहां तक पश्चिम बंगाल हो गया, कलर कर देता हूं मैं इसमें। ये हो गया जी हमारा पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा। उसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेट इससे टच करेगा बॉर्डर, वो है असम। और आप देख पा रहे हो कि असम 2 बार बॉर्डर शेयर करेगा, यहां भी और यहां भी। उसके बाद असम के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला स्टेट जो पड़ेगा वो पड़ेगा, केवल एम लिख रहा हूं मैं, मेघालय। मेघालय के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक स्टेट ये रहा और एक स्टेट ये रहा। कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करेंगे? तो इसके बाद ये है भाई साहब मिजोरम, और ये वाला जो स्टेट है इसका नाम है त्रिपुरा। एक बार कमेंट में मुझे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। 1911 से 47 के बीच में क्या था? 1911 से 47 के बीच में ईस्ट बंगाल नाम ही रहा था, मतलब बंगाल ही हो गया था वो, एक तरह से आप ऐसे समझ लो। ठीक है। तो एक बार स्टेट के नाम कमेंट में लिखेंगे, कौन कौन से स्टेट बताए मैंने। इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है वेस्ट बंगाल। उससे आगे बढ़ेंगे तो असम है, और उससे आगे बढ़ेंगे तो मेघालय है, और आगे जाएंगे तो त्रिपुरा है, और आगे जाएंगे तो मिजोरम है। आगे बात समझ में?
यहां से लेकर के यहां तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? तो जो ये बॉर्डर लेंथ है ये है लगभग 4096 किलोमीटर। बात समझ आ रही है? और इतनी लंबाई के साथ मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, इतनी लंबाई के साथ ये शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। भारत के साथ सबसे लंबी, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। खास पॉइंट डिस्प्यूट वाले क्या हैं इसके साथ, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ क्या हमारा स्पेशली विवाद है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा इधर साइड से एक नदी जाती है ऐसे यूं और यहां तक आ जाती है, इस नदी का नाम क्या है? तो ये नदी जो है, इस नदी का नाम है जी ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इस नदी का? ब्रह्मपुत्र नाम है। बात क्लियर है यहां तक? इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक दूसरी नदी आकर मिलती है जो निकलती है हमारे असम से, सॉरी सिक्किम से, सिक्किम से पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से आ जाती है ये बांग्लादेश में। और इसको क्या नाम दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसको नाम दिया जाता है तीस्ता। इसको क्या कहा जाता है? तीस्ता रिवर। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो तीस्ता है, ध्यान से सुनना, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये सिक्किम में बहती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में बहती है। बात क्लियर है यहां तक? मैं लिखता हूं यहां पे, तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी? इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। हाँ या ना? मैं लिखता हूं यहीं पे, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात क्लियर है यहां तक? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तीस्ता नदी पर विवाद उत्पन्न क्यों हुआ? बांग्लादेश ने कहा कि बेशक ये नदी सिक्किम से निकल रही है, मैं लिख देता हूं कहां कहां जाती है ये नदी, सिक्किम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद फिर बांग्लादेश। दोनों देशों के बीच विवाद इस बात पर उठा कि इस नदी का पानी कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा। समस्या ये उत्पन्न हुई कि नदी का उद्गम हो रहा है भारत में, भारत ने कहा हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेश क्लेम इस बात को करने लगा कि इस नदी का बहाव हमारे यहां पे ज्यादा है, हमारे यहां की जनसंख्या ज्यादा निर्भर करती है इस नदी पर, तो हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फाइनली 1983 में एक संधि हुई, और जो 1983 में संधि या ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में क्या कहा गया? उस ट्रीटी में कहा गया कि भाई साहब इस नदी का सिक्किम और पश्चिम बंगाल, दैट मीन्स इंडिया, 39% वाटर इस्तेमाल करेंगे। इस नदी का बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा 36%। बचा हुआ 25% कहां जाएगा? तो आपका आंसर होगा, कहा गया 25% नदी में रहेगा। पच्चीस प्रतिशत किस में रहेगा? नदी में रहेगा। अब यहां से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? तो आपका आंसर होगा, यहां से प्रश्न कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद में रहती है? आपका आंसर होगा तीस्ता नदी। या ऐसे पूछ सकता है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता पर समझौता कब हुआ? 1983 में हुआ।
तीस्ता का पानी कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है? भारत करता है। ओके, 2 मिनट का टाइम है, इस पूरे कंटेंट को आप जल्दी से नोट करोगे, मैं इधर साइड में हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। किसने बनाई चाय? ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और नदी के बारे में चर्चा करते हैं जो इन दोनों देशों के बीच विवादित है। फैनी नदी। फैनी रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो ये इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो तब आपका आंसर होगा ओरिजिनेट फ्रॉम त्रिपुरा। राइट, ये कहां से निकलती है? तो त्रिपुरा से इसका उद्गम होता है। आगे बात समझ में, त्रिपुरा से होता है। और त्रिपुरा से उद्गम होने के बाद ये नदी कहां चली जाती है? त्रिपुरा से फिर ये नदी जाती है बांग्लादेश में। आगे बात समझ में, त्रिपुरा से कहां जाती है? बांग्लादेश में। तो इस नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये नदी क्या है? सेम वही कहानी, पानी को लेकर के डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये नदी भी क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? ये विवादित है। बात बराबर है यहां तक? चलिए, अब दो डिस्प्यूट हमने इसमें पढ़ लिए, अब हम आगे चर्चा करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका और मालदीव, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये दोनों पूरा होते ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि फिर हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, माउंटेन वाले चैप्टर पर आ जाएंगे। ओके, चलिए, ये पूरा नोट हुआ। श्रीलंका की बात करते हैं, और मैं बार बार समझाता हूं आपको, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाने। श्रीलंका पर आ जाते हैं। सर, आप सभी लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से देखा होगा, समझा होगा श्रीलंका के बारे में, बाकी मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। अच्छा,
देखो, पहली बात तो श्रीलंका ये है, बहुत ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका श्रीलंका। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां श्रीलंका के इस पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या है, यहां पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी है या नहीं है? तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड है या एक आइलैंडिक कंट्री है? कहा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल कहा जा सकता है भाई। हम इस बात को कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से समझना, इसी में अगला पॉइंट होगा श्रीलंका में, जो आप देख पा रहे हो। श्रीलंका के साथ भारत की क्या स्थिति है? अब आगे से स्थिति को देखो, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे हमारे इंडिया का एक आइलैंड पड़ता है, ये तो ऊपर पानी भरा हुआ है, यहां पे पड़ती है पाक वे, इधर पड़ती है मन्नार वे, गल्फ, इधर बे ऑफ बंगाल है ही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको रामेश्वरम कहा जाता है और इसका लास्ट पॉइंट धनुषकोडी कहलाता है। श्रीलंका का जो ये आइलैंड है, इसको मन्नार आइलैंड बोला जाता है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है तलाई मन्नार। आगे बात समझ में, इसका नाम क्या है? तलाई मन्नार। और भारत का जो आइलैंड है, इसका नाम क्या है यहां पे? इसका नाम है धनुषकोडी। जो लास्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है? धनुषकोडी। बात क्लियर है? ये तो हो गया हमारे इंडिया का और ये हो गया श्रीलंका का। इन दोनों के बीच में ही यहां पर कभी राम सेतु हुआ करता था। बात समझ आ रही है? इनके बीच में क्या है? राम सेतु हुआ करता था। इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि राम सेतु होता था, ना कि राम सेतु प्रेजेंट में है। पूरी बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, ये दोनों देश एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। दोनों ही देश ऐसे हैं जो कि पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अब सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि पाक और स्ट्रेट दोनों, ये जो मैंने शब्द लिख रखे हैं, इनका मतलब क्या है। पहली बात तो पाक जो है वो ये मद्रास प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी, यानी कि आप सीधा सीधा यूं कह लो कि इस क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था पाक नाम से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड वर्ड लिख रखा है मैंने स्ट्रेट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जल डमरू मध्य या जल संधि। तो सबसे पहले फिर हम यही सीखते हैं कि जो स्ट्रेट होता है वो स्ट्रेट होता क्या है। श्रीलंका हेडिंग डाल लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है ना? इसका ओल्ड नेम अगर पूछ लेता है इनके हिसाब से, तो ओल्ड नेम क्या होगा इसका? आपका आंसर होगा सिलोन, है ना? इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका सिलोन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या वर्ड लिखा था? पाक। और एक वर्ड स्ट्रेट। पाक जल संधि। क्लियर है जी? इसको एक एक करके समझ लेते हैं। पाक कौन है और जल संधि कौन है? तो पाक तो था एक ब्रिटिश ऑफिसर, पाक कौन था? अंग्रेज अधिकारी। ठीक है गुरुजी? क्लियर है जी? और जल संधि क्या होती है? तो जल संधि को समझना क्या होती है। ये एक वाटर बॉडी होती है।
ये क्या होती है? वाटर बॉडी होती है, राइट। ये वाटर बॉडी होती है जो क्या करती है? विच सेपरेट, किसको सेपरेट करेगी? विच सेपरेट टू लैंड एंड कनेक्ट टू वाटर। इंग्लिश वालों डेफिनेशन समझ आई? यानी पानी होता है, ये क्या है, मैं हिंदी में लिखता हूं, जलीय भाग है। जो क्या करता है? जो दो स्थल क्या करेगा? अलग। और दो जल क्या करेगा? जोड़ता है। ये परिभाषा होती है जल संधि की। बात क्लियर है यहां तक? एक एक चीज बोर्ड पे लिख रहा हूं, कान तोड़ दूंगा अगर किसी ने का समझ नहीं आ रहा तो। जलीय भाग है, कैसे है इस बात को समझते। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यहां अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने नाम सुन रखा होगा अलास्का, सबने सुना हुआ है ना। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा रसिया। तो ये दोनों स्थल वाले भाग हो गए, हाँ या ना। इनके पास में यहां नीचे की तरफ एक सागर पड़ता है, और जो सागर है इस सागर का नाम है बेरिंग सी। सागर का नाम क्या है? बेरिंग सी। और इसी के ऊपर एक सागर है यह, इस सागर का नाम क्या है? आपका आंसर होगा, इस सागर का नाम है चुक्की सी, चुक्की सागर। तो बहुत ध्यान से सुनना समझना, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो बीच का भाग है ये वाला पानी का, यहां जो पानी भरा हुआ है, इसी पानी वाले भाग को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। क्या कहा जाता है? बेरिंग जल संधि। बात समझ में आई? क्या कहा जाता है इसको? बेरिंग जल संधि। तो मुझे एक बात बताओ, बेरिंग जल संधि रसिया और अलास्का को जोड़ेगी या अलग करेगी? आपका तुरंत आंसर होगा अलग करेगी। इस चीज को और एग्जांपल से समझाता हूं। पानी वाला भाग हमेशा दो स्थलों को अलग करेगा, चाहे वो जल संधि हो। और सेम ऐसे ही एक और भाग आप पढ़ोगे, जल संधि का ही छोटा रूप, जहां वाटर मूवमेंट की कंडीशन में होता है, उसे चैनल कहा जाता है। जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मोजाम्बिक चैनल, देर आर सो मैनी चैनल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। तो जल संधि का ही एक दूसरा रूप चैनल कहलाता है। ये जलीय भाग हैं जो हमेशा स्थल को अलग करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे आपका खेत है गांव में, हम सब लोग उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, गांव वाले से। मैं भी गांव में खूब रहा हूं और आज भी रहता हूं। आपका खेत है, मेरा खेत है, हम दोनों के खेत के बीच में अगर कोई नहर जा रही है, तो वो नहर हम दोनों को खेत को जोड़ रही है या अलग कर रही है? आप बोलोगे सर अलग कर रही है, तो बस समझ लो वही जल संधि है। हाँ है ना, वही क्या है? जल संधि है। क्लियर है जी? पूरा मैंने अच्छे से आप लोगों को विद डेफिनेशन समझा दिया। तो पाक स्ट्रेट की अगर मैं बात करूंगा तो पाक स्ट्रेट क्या करती है सर? आप सीधा सीधा लिख दोगे यहां पे, पाक स्ट्रेट क्या करती है? सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्या करती है सर? ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्लियर है जी? कौन सी जल संधि? आपका आंसर क्या होगा? पाक जल संधि। ठीक है जी? आजा यार, ये बोर्ड हैंग करता है थोड़ा सा। हम्म।
इधर मैप पर देखो, जो मैं मैप बना रहा हूं उस पर फोकस करते। देखो, ठीक है, ये तो हमारा कंट्री हो गया इंडिया। मैप पर फोकस करना बहुत अच्छे से। ऐसे ही मान लेते हैं श्रीलंका के मैप को। अब देखो ध्यान से, जो ये आइलैंड है ये हमारे भारत का है। इसके दो नाम हैं, या तो आप बोलोगे पम्मन या फिर आप बोलोगे रामेश्वरम। ठीक है ना, क्या नाम है, पम्मन या रामेश्वरम। मैं एक ही नाम लिख देता हूं, रामेश पम्मन। ये हमारे इंडिया का पम्मन आइलैंड है। और ये वाला जो रीजन पड़ता है हमारे इंडिया का, ये है रामनाथपुरम। और सबको पता है ये कौन सी स्टेट में आएगा, तमिलनाडु में आएगा। तो इस पम्मन आइलैंड तक पहुंचने के लिए यहां पानी में पुल बनाकर तैयार किया गया है, और इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। और इस पुल को कहा जाता है पम्मन पुल। क्या कहा जाता है इसको, पम्मन पुल कहा जाता है। मतलब अगर आप घूमना चाहते हो इंडिया में लास्ट पॉइंट तक, और इस वाले पॉइंट को कहा जाता है धनुषकोडी। क्या कहा जाता है इसको, धनुषकोडी कहा जाता है। ठीक है जी। अगर आप धनुषकोडी तक जाना चाहते हो तो तमिलनाडु में जाने के बाद आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, जो कि समुद्र में पुल पर होते हुए जाती है। बात क्लियर है यहां तक। और इधर श्रीलंका का ये आइलैंड है, और श्रीलंका का जो यहां पर ये आइलैंड है, इस आइलैंड को क्या कहा जाता है, मैं यहां पे बना देता हूं इसको। यहां पर ऐसे ये आइलैंड है। श्रीलंका वाले आइलैंड का नाम है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है तलाई मन्नार पॉइंट का। क्या नाम है इसका, तलाई मन्नार। और ये किस द्वीप पर पड़ता है, तो आपका आंसर होगा ये पड़ता है मन्नार आइलैंड पर। तो मन्नार आइलैंड किसका हुआ, श्रीलंका का। धनुषकोडी किस आइलैंड पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, पम्मन आइलैंड पर। और यहां पर किसका अधिकार है, इंडिया का। यहां पर किसका अधिकार है, श्रीलंका का। 1974 में इस बात के एविडेंस मिले कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, तलाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच में, यहां पर कुछ विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है। और ये चट्टान जो है इंडिकेट करती है किसको, द लोकेशन ऑफ राम सेतु। आगे बात समझ में, किसको, राम सेतु को। तो यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा इन दोनों के बीच में राम सेतु है, या इसी को कहा जाता है एडम्स ब्रिज। इन दोनों के बीच में है राम सेतु या आदम पुल। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है तो 48 किलोमीटर है। और हां, राम सेतु प्रेजेंट नहीं है, इसके केवल और केवल एविडेंस है, केवल साक्ष्य है।
कि यहां पर ऐसा कुछ था। पहले सारे लोग कमेंट में आओ और ये बताओ मजा आ रहा है या नहीं, एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। बोलो भाई। पक्का? वेरी गुड। तो हमें फाइनली ये पता चला कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज 48 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो धनुषकोडी और तलाई मन्नार के बीच में स्थित था, प्रेजेंट में नहीं है। अब आप बोलोगे एडम का मतलब क्या है? ये भी एक अंग्रेज था। ये भी क्या था? एक अंग्रेज था, है ना। ये कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। तो ये तो कनेक्टिविटी होगी कि दोनों देश के बीच में क्या स्थिति है। अब यहां पे कई बार क्वेश्चन और पूछ लेता है, जैसे श्रीलंका में ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाता है जाफना। क्या कहा जाता है? जाफना। और जो ये पाक स्ट्रेट वाला रीजन है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा। यहीं पर एक आइलैंड पड़ता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। पहला पॉइंट ये और दूसरा ये, इन दोनों को मैं इधर समझाता हूं ये क्या है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जो पहला वाला पॉइंट है जाफना, ये क्या है? जाफना की अगर मैं बात करूंगा तो ये है एक पेनिनसुला ऑफ श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है पिछली क्लासों में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, हाँ है ना। क्लियर? क्यों मैंने यही बताया श्रीलंका में, और कोई क्षेत्र क्यों नहीं पढ़ा मैंने? एक्चुअल में जाफना में एक संगठन हुआ करता था। इस संगठन का नाम था लिट्टे। लिट्टे नाम का संगठन हुआ करता था। इन लोगों ने कहा कि जिस प्रकार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, वैसे ही हम सभी तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए आप एक अलग राज्य का गठन कर दो। तो ये जो संगठन हुआ करता था, एक नॉर्मल सा संगठन, ये अपनी मांग रखने के लिए धरने पर बैठा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें कुछ लोग मारे गए। संगठन के सदस्यों ने कुछ पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस वालों ने संगठन के सदस्यों को मार दिया। और यह सिलसिला तब तक चला जब तक कि यह संगठन आतंकवादी संगठन घोषित नहीं हो गया। बात समझ में आ रही है? श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हम इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सुकमा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, वहां नक्सलवाद एक टाइम पर बहुत चरम सीमा पर हुआ करता था, अब तो फिलहाल में बहुत कम हुआ है। अब हुआ क्या, ये लोग यहां से माइग्रेट करके हमारे इंडिया में घुसने लगे। राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा इनके यहां के सीएम से कि भाई आप अपने यहां की कलेश को हमारे यहां क्यों भेज रहे हो। उन्होंने कहा जी हम दमन तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से दमन कर नहीं पा रहे। राजीव गांधी ने कहा कि हम हेल्प करते हैं आपकी। उन्होंने सेना भेज दी। भारतीय सेना ने और श्रीलंका की सेना ने, दोनों ने मिलकर इनका दमन किया। इस बात का बदला लेने के लिए ये वही संगठन है जिसने क्या किया था, लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की थी।
इस संगठन ने क्या की थी? राजीव गांधी की हत्या की थी। आपसे एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि राजीव गांधी की हत्या किस संगठन ने की। क्लास में क्या हो गया देखने को? आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि राजीव गांधी जी की हत्या किसने की, किस संगठन ने की। हां, लेकिन ये जरूर पूछ लेता है बस एक लाइन में कि जाफना प्रायद्वीप कहां का है। तो आपका आंसर क्या होगा? जाफना प्रायद्वीप जो है वो किसका है? तो आपका आंसर होगा ये श्रीलंका का है। और किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा ये फेमस नहीं इनफेमस बोलोगे आप। ये जाना जाता था लिट्टे नामक संगठन के लिए जिसने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। कच्चा थीबू द्वीप एक आइलैंड हुआ करता था यहां, ठीक है ना। ये जो आइलैंड हुआ करता था, मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे समझोगे। इस आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसका था? तो आप एक लाइन में यहां लिख सकते हो, फोन में चला के देख राजू चल रही है नहीं। इट वॉज इंडियन आइलैंड। ये भारत का द्वीप था। आगे बात समझ में? ये क्या था? ये भारत का द्वीप था और इसका यूटिलाइज किया जाता था किस में? ये बहुत ही अच्छा एक फिशिंग पॉइंट माना जाता है और यहां पर मछली के जाल सुखाए जाते हैं। क्या होता है यहां पे? मछली के जाल सुखाए जाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। मछलियां भी सुखाई जाती हैं। राजू देखिए कि उसमें चल रही है, चल रही है सही। तो मछलियां सुखाई जाती थी इस आइलैंड पर और मछलियां पकड़ी भी जाती थी इस आइलैंड से। अब हुआ क्या? श्रीलंका की सरकार से बातचीत हुई होगी। इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उस टाइम पे। बिना किसी संविधान संशोधन के, बिना किसी संविधान संशोधन के इस क्षेत्र को श्रीलंका को दे दिया। इंदिरा गांधी ने किसको दे दिया ये? तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी ने दे दिया ये श्रीलंका को। पहले बात यह हुई थी कि इस आइलैंड का मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से उनके नाम कर दिया था या बेच दिया था। बात यह थी कि इस आइलैंड का सदुपयोग दोनों ही देश मिलजुल कर करेंगे। इससे दोनों देशों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होगा और दोनों ही देश बड़े स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन कर पाएंगे, मछलियों को पकड़ पाएंगे। लेकिन बदमाशी दिखाना शुरू कर दिया किसने? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने एक टाइम आने पर ऐसी हालत मचा दी कि जैसे ही यहां पर कोई भी इंडियन फिशरमैन मिल जाता, कोई भी मछुआरा मिल जाता तो तुरंत उसको गोली मार दी जाती। आगे बात समझ में? गोली मार दी जाती थी। तो फिर भारतीय लोगों ने डिमांड उठाई थी कि एक बात बताओ, भारत का संविधान तो इस बात को कहता है कि भारत का कोई क्षेत्र अगर किसी दूसरे देश को दिया जाना है या किसी भी अन्य देश का भारत में कोई क्षेत्र शामिल होना है, यानी कि बॉर्डर पे अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करते हो तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको संविधान संशोधन लाना होगा। तो कच्चा थीबू आइलैंड देने के लिए आपने कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए? आप
बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया के आपने श्रीलंका को यह वाला भाग दे दिया या श्रीलंका के अधिकार में जाने दिया। इसको वापस लेकर आओ, तमिलनाडु की सरकार ने कहा। तो प्रेजेंट टाइम में ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है किस किस के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। किस किस के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। ओवरऑल श्रीलंका के साथ हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से सुनना। हमें एक तो यह ध्यान में रखना है कि एक तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राम सेतु के एविडेंस किस किस के बीच देखने को मिलते हैं। आपका आंसर होगा मन्नार आइलैंड ऑफ श्रीलंका एंड पम्बन आइलैंड ऑफ इंडिया। दूसरा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पाक स्टेट किस किस को अलग करता है। आपका आंसर होगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और अगला पॉइंट, जाफना पेनिनसुला कहां का है? आपका आंसर होगा श्रीलंका का है। आपसे पूछा जाएगा किसके लिए जाना जाता था? लिट्टे के लिए जाना जाता था। आजकल तो लिट्टे खत्म ही हो गया। फिर अगर यह पूछा जाता है कि कच्चा थीबू आइलैंड जो था वो किसका था? इंडिया का था। प्रेजेंट टाइम में किसके अधिकार में है? श्रीलंका के में है। और यह विवादित है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला हेडिंग डालो जल्दी से, मालदीव। भारत के इस वाले क्षेत्र में आ जाते। मालदीव के बारे में पढ़ते। ठीक है, मालदीव के बारे में पढ़ते। एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे क्लास ठीक चल रही है ना? चलिए हेडिंग डालो। मालदीव। देखो ध्यान से, मालदीव क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है एक साउथ एशियन आइलैंडिक कंट्री। ठीक है ना? मैं लिख रहा हूं हिंदी में। यह है दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का द्वीपीय देश। क्या समझे इससे? इससे हमें यह समझने को मिला कि मालदीव दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है और एक द्वीप वाला देश है। अब ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उसी सेंटेंस को फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड। ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। अब आपके माइंड में बस एक पॉइंट आ रहा होगा, सर ये क्या लिख दिया? इसे बताओ, प्रवाल द्वीप क्या है? क्या मतलब है इस बात का? मतलब समझना बहुत ध्यान से। ये कैसे खत्म हुआ यार? ये तो बवाल पाल लिया। राजू, सर्च, यस। हाँ भाई,
यार एक ही आया राजू, किसमें? क्या आ गया? एक और था ये, कोई ना, एक काम करते हैं यही दिखा देते हैं। देखो सामने स्क्रीन पर देखो, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये है क्या? स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये एक समुद्री जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट भी रिलीज करता है। ये क्या है? एक समुद्री जीव है, उसका स्ट्रक्चर है। और ये समुद्री जीव जो है यही कहलाता है कोरल। इसी को कहा जाता है प्रवाल, इसी को कहा जाता है मूंगा। इतने नाम है इसके। ये समुद्री जीव है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये क्या है? एक समुद्री जीव है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे पहले हमें कोरल समझना है, फिर आइलैंड का मतलब समझना है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उस पर गौर करेंगे, फिर तब आगे समझ आ जाएगा। पहली बात, कोरल है है क्या? कोरल इज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रवाल है, प्रवाल क्या है? प्रवाल जलीय जीव है। कंडीशन क्या होती है इसकी? ये हमेशा स्लाइन वाटर में मिलता है, और साथ ही साथ स्टैटिक वाटर होना चाहिए। यानी कि लवणीय जल में मिलता है, और स्थिर जल होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है? नदियों का जहां एंड होता है वहां पर यह सब देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वाटर ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए, यानी कि कम गहरा पानी हो। और जो ये प्रवाल होते हैं ना, ग्रुप में रहते हैं। प्रवाल जो है ना वो ग्रुप में रहते हैं। तो ध्यान से समझना, आफ्टर डेथ होता क्या है? जो कोरल का स्केलेटल होता है, इस कोरल का स्केलेटल डिपोजिशन होता है अगेन एंड अगेन। बात समझ आ रही है? जो प्रवाल होता है, प्रवाल का अस्थि पंजर बचेंगे, कंकाल बचेगा। उस कंकाल का बार बार जमाव होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर जमते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? जब ऐसे युग पीढ़ी दर पीढ़ी, यहां पे कुछ प्रवाल थे, ये मर गए, दब गए, इनके साथ समुद्र का कुछ कचड़ा वचड़ा, कूड़ा वूड़ा, मिट्टी विट्टी सी जो होती है, सैंड वगैरह, वो सब आ गई। फिर ये यहां पर यूं जमते चले गए, फिर ये यहां पे जमते चले गए, और ये सब कहां पर है? पानी के अंदर है। तो जब यही एक स्थल का रूप धारण कर लेते हैं तो इसी से फिर बनता है आइलैंड, और वही कहलाता है कोरल आइलैंड।
तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कोरल आइलैंड बनता कैसे है, कोरल के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं ओशियन के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल फ्रिंजिंग, कोरल ब्लीचिंग, कैसे रहती हैं, ये क्या करते हैं, है ना, वो सब ओशियन वाले चैप्टर में। अभी हमें यहां बस इतना समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल आइलैंड, कि सर कोरल आइलैंड का मतलब क्या है, बस ये समझना है। तो एक लाइन में याद में रखना है, कुछ जीव होता है, कोई अजीब सा जीव होता है जो समुद्र में रहता है, और जब वो बहुत सारे मर जाते हैं तो वही फिर बार बार एक ही जगह लगातार मरते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं, उसी को फिर कोरल आइलैंड कहा जाता है। अभी बस इतना ध्यान में रखना है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एटोल आइलैंड है ना, कोरल फ्रिंजिंग है, एक बैरियर रीफ होता है, सब बाद में पढ़ेंगे, यहां कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। मैं बस आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पे कि जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर वाले क्षेत्र में क्या स्थिति बनती है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, एक वर्ड होता है रिज, कटक। इसका मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन अंडर ओशियन वाटर। कटक का मतलब क्या होता है, महासागरीय जल में क्या होना, पर्वत होना, कटक कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, क्या स्थिति बनती है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में सर कंडीशन कुछ ये है कि ये पानी भरा हुआ है। इंडियन ओशियन में क्या है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है जी। और इस पानी के अंदर एक कटक है। इस पानी के अंदर क्या है, एक ये कटक है यहां पे। पानी के अंदर एक पहाड़ी है, ऐसे ही। और आपसे पूछा जाएगा कि इस कटक का नाम क्या है भाई, तो आप क्या नाम बताओगे इसका, लक्कडीव रिज। लक्कडीव कटक है। पानी के अंदर है या बाहर, पानी के अंदर है, बराबर है जी। मैंने क्या बताया, कोरल हमेशा कहां होते हैं, डेफिनेशन देखो, कम गहरे पानी में। तो कोरल यहां विकसित नहीं होगा, यहां नहीं रहेगा, कोरल यहां विकसित होगा। ऐसा माना जाता है कि इस लक्कडीप कटक के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी यहां कोरलों का जमाव होता चला गया, और जमाव हुआ कोरल का, और जमाव हुआ, और लाखों करोड़ों साल में यही कोरल यहां के ऊपर उठ गए। आगे बात समझ में, यही कोरल क्या कर गए, यहां के ऊपर उठ गए। और इधर साइड भी कोरल ऊपर की तरफ उठ गए यहां के। आगे बात समझ में, दोनों तरफ से क्या हुआ, जो कोरल थे यहां के ऊपर उठ गए और इनका जमाव होता चला गया। तो इसी से बन गए कोरल आइलैंड। कहां, इंडियन ओशियन में, अरब सागर वाले क्षेत्र में। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या चीज है, ये है प्रवाल जमाव। ये क्या है, प्रवाल का जमाव। बात समझ में आ रही है, यानी कि मरते चले गए, जमते चले गए, मरते चले गए, जमते चले गए। कमेंट रिफ्रेश करिए इधर। और जब इससे आइलैंड बना तो इसी आइलैंड के ऊपर यहां पर है लक्षद्वीप। क्या है यहां पर, लक्षद्वीप, भारत का। और यहां पर है मालद्वीप। लक्षद्वीप और मालद्वीप। और इन दोनों के बीच में जलीय भाग है एक, यहां पे ये जलीय भाग है, पानी भरा हुआ है। और मैंने बताया था कि जलीय भाग ऐसा जो दो देशों को अलग कर रहा है, वो संभवतया या तो जल संधि होगी, या जल संधि न होकर वो क्या होगा, चैनल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो चैनल है
उसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत और मालदीव को कौन अलग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 डिग्री चैनल करता है। और याद रखना, लक्षद्वीप कटक के ऊपर लक्षद्वीप है। यही कारण है कि लक्षद्वीप का पुराना नाम जब आप सर्च करोगे, ओल्ड नेम ऑफ लक्षद्वीप, तो आपको लक्षद्वीप लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि मालदीव एंड लक्षद्वीप बोथ आर एन एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड? मालदीव और लक्षद्वीप दोनों ही प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। बोलो हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑन लक्षद्वीप रिज के ऊपर कौन स्थित है? लक्षद्वीप रिज के ऊपर मालदीव और लक्षद्वीप स्थित है। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है ना? करुणेश नाम से कमेंट आ रहा है कि ये रिज कैसे बना। ये रिज आपको समझ में आएगा प्लेट टेक्टोनिक थियरी में। यहां पर जो नीचे इसके लक्षद्वीप रिज के नीचे जो प्लेटें थी, इन प्लेटों में मूवमेंट की वजह से ये कटक उठा है, जैसे हिमालय उठा है वैसे ही। आप एक बार सोच कर देखो, जब प्लेट गति करती है तो स्थल पर पहाड़ बनकर तैयार हो जाता है। अब इनकेस अगर ऐसा हो जाए कि पानी के अंदर अगर प्लेट गति करेंगी, तो क्या पानी के अंदर पहाड़ नहीं बनेगा? तो उसी एक पहाड़ का उदाहरण है लक्षद्वीप रिज। आगे बात समझ में? उसी का उदाहरण क्या है? लक्षद्वीप रिज है। बात क्लियर है? और लक्षद्वीप रिज कैसे बना, यह आपको माउंटेन वाले चैप्टर में सिखाएंगे, यहां नहीं। मेरी बात को समझना है ना, मेरी बात को समझना। आप हर चीज को हर जगह अगर हम रिलेट करेंगे ना, तो पूरे चैप्टर की मतलब ऐसे समझ लो एक भसड़ सी हो जाएगी। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहां स्किप कर रहा हूं, उसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पॉइंट आता नहीं है या मैं पॉइंट पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। उसका मतलब यह कि उसको फिर हम आगे रिलेट करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो अभी हमें यहां फोकस करना है 2 से 3 चीजों पर। पहला फोकस होगा हमारा कोरल का मतलब क्या है। मैं आपसे सीधा पूछूंगा कोरल क्या है, आप बोलोगे समुद्री जीव। कोरल आइलैंड क्या है? उसी के मरने से उसकी जो लाश इकट्ठी हो जाती है, उसी के जमाव से जो आइलैंड बनता है, वो कोरल आइलैंड कहलाता है। ठीक है? कोरल कैसे पानी में रहते हैं? क्या गंगा नदी में कोरल मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। कोरल हमेशा सलाइन वाटर में मिलेगा और स्टैटिक वाटर में मिलेगा और कम गहरे वाटर में मिलेगा। लक्षद्वीप और मालदीव के नीचे कौन सा कटक है? तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप रिज है या लक्षद्वीप कटक है। अब आप बोलोगे सर लक्षद्वीप क्या नाम है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, मालदीव की कैपिटल क्या है? अरे भैया ये सब आगे पढ़ोगे आप, यहां तो केवल बॉर्डर की बात कर रहे हो। सच सच बताओ, पूरा समझ आया नहीं है ना? सारे लोग जल्दी से कमेंट में आएंगे और बताएंगे कि पूरा समझ आया नहीं आया। कल का टॉपिक याद रखना, अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिया की वाटर बाउंड्री के बारे में, राइट? कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी इंडिया की लैंड बॉर्डर हो गया कंप्लीट, वाटर बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे हम कि भारत की जो जलीय सीमा है उसकी क्या कंडीशन है, वाटर बाउंड्री जो है इसकी क्या कंडीशन है। आज की क्लास कैसी रही बताइए जरा मुझे कमेंट में, पूरा समझ आया नहीं आया? देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझसे अगर आप आगे भागने की कोशिश करोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है। मैं उसी स्पीड के साथ पढ़ाऊंगा। आप कोशिश ये करो कि जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो सारा का सारा आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? अगर आपका बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आएगी आगे, है ना? तो मुझे कहां कौन सा टॉपिक रिलेट करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके? लक्षद्वीप रिज क्या इंडियन ओशियन में है या अरब सी में है? मेरे दोस्त अरेबियन सी, रेड सी, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सी, ये सभी के सभी वाटर बॉडी अल्टीमेटली इंडियन ओशियन का भाग है। किसका भाग है? ये सभी इंडियन ओशियन का भाग है। बात में समझ में आ रही है या नहीं? तो इसीलिए या तो आप ये लिखो कि लक्षद्वीप रिज इंडियन ओशियन में है, तब भी ठीक है। इंडियन ओशियन में कहां पर है? तो अगर आप ये बोलते हो कि अरब सागर के आसपास वाले क्षेत्र में, तो गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है? सेम वैसे ही जैसे दिल्ली
आप पूछोगे कि जी आप कहां से क्लास ले रहे हो, तो मैंने कहा दिल्ली में। दिल्ली में कहां से? मुखर्जी नगर से। फिर आप बोलोगे सर अब कह रहे हो मैं दिल्ली से पढ़ाता हूं, कल कह रहे थे मुखर्जी नगर से। एक ही चीज है। आगे बात समझ? सर पाकिस्तान अभी नहीं हुआ है, मुझे याद आ रहा है मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया है। और अगर ऐसा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं हुए हैं तो अगली क्लास में पहले ये कराए जाएंगे, ठीक है ना? अफगानिस्तान और पाकिस्तान कराए जाएंगे, उसके बाद में वाटर बाउंड्री कराई जाएगी, उसके बाद में कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन लगवा पाऊंगा आपको। फिर हम लोग बढ़ेंगे नए चैप्टर पे, हिमालय माउंटेन वाले पे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 0.1% आपको दिक्कत नहीं आने वाली आगे समझने में। जिस दिन दिक्कत आ जाए ना उस दिन कह देना मुझसे। एक तो मैं बार बार ये नहीं मुझे कहने की आदत है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ाऊंगा, तो इतना हल्के में मत ले जाना कि गुरुजी तो वैसे ऊपर ऊपर से करा देंगे। मैं चाहता हूं कि मैं जो कराऊं वो आपको खुद फील हो। अगर मैं खुद ही इस बात को कहूं कि जी मैं इतना बेहतर पढ़ाऊंगा, तो फिर मेरा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है स्टूडेंट को फील कराया जाए कि अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रहा हो कि हाँ मैंने जो पैसा दिया है मैं उससे दोगुना वसूल रहा हूं। दूसरी बात, एक पॉइंट में आपको ऐसा लग सकता है कि सर क्लास थोड़ा सा स्लो चल रही है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह होता है कि वे स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो भी आसान तरीके से समझ पाए। वो मेरा अपना टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो एकदम रिलैक्स होकर, बिंदास होकर आपको पढ़ाई करनी है। और कोशिश ये करनी है कि मैं कुछ अगर पॉइंट आपको बताऊं तो उन पॉइंट पर आप अच्छे से फोकस कर पाओ, खुद भी सर्च कर पाओ कि सर ने जो बताया था वो कितना मैच हो रहा है, क्या है ना? सौरभ का कमेंट आ रहा है, लैंडलॉक कंट्री क्या है? लैंडलॉक का मतलब है ये एक देश है, इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है, तो यही लैंडलॉक कहलाएगा, ठीक है? ओके, तो चलिए आज मैंने पूरी पूरी कोशिश की। पाकिस्तान नहीं हुआ है, कराएंगे। मेरे दोस्त क्यों परेशान हो रहे? इतना नहीं सोचते। आपने एक बार कह दिया करा दूंगा, है ना? तो चलिए और हाँ, अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 5 महीने में करा तो दोगे ना? अरे भैया किस दौड़ में, किस जिंदगी की भाग दौड़ में लगा हुआ है? ले मैं 2 महीने में खत्म करा दूंगा, क्या करेगा फिर इस सिलेबस का? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। आप बल्कि ये बोलो कि सर 5 महीने नहीं, आप 2 महीने और एक्स्ट्रा लगा लो, 7 महीने में कराओ, लेकिन ऐसा करा दो कि इस बार और आखिरी बार हो, फिर हमें कभी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मेरी बात समझ रहे हो? और आपके माइंड में यह कि सर पेपर आ रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा कराओ और इसको 3 महीने में खत्म कर दो, तो इस मेथड पे जाओगे तो फिर आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। और इस मेथड पे जाओगे तो सिंपल सी बात है, बस एक बार पढ़नी पड़ेगी, है ना? कसम खा लो एक ही बार पढ़ूंगा, अच्छे नोट्स बनाऊंगा और जो भी एग्जाम देने जाऊंगा बस रिवाइज करूंगा नोट्स, है ना? नोट्स रिवाइज करूंगा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ऑनलाइन भी कहता हूं, ऑफलाइन भी कहता हूं, मत दिमाग लगाओ बार बार कोचिंग पे। जीएस है ना? गंगा नदी करोड़ों सालों से निकल रही है, आगे भी वहीं रहेगी, आज भी वहीं है। तो एक बार अच्छे से समझ लो उसे, नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, कुछ नया पॉइंट मिलता है आपको एडिशनल तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, बस टेंशन खत्म, है ना? तो मेरी बात अगर आप मानोगे तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्यों? मजा आ रहा है? चल ठीक है, ये आकाश पीएनजी आज ही अपलोड करवा देना, ये इनको स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। मैंने जो भी लिखा हुआ है सब आपको पीएनजी फॉर्मेट में मिल जाएगा। लक्षद्वीप मालदीव मैंने समझा दिए दोनों बेहतर तरीके से। इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।